हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारा विषय चल रहा था संविधान। और संविधान पे आप जानते हैं कि कल वाली क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ी और संविधान की स्रोत पढ़ी। अब जो हमारी आज की क्लास रहेगी, आज की क्लास में पढ़ेंगे साथियों हम भाग 1। इस भाग 1 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद रखे गए हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या उल्लेख दिया गया, उन अनुच्छेदों को हमने कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे याद करना है, ये चीज़ें पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम ये देख लेते हैं, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में साथियों 395 तो अनुच्छेद दिए गए थे। ठीक है, 395। और इन 395 अनुच्छेदों को रखा गया था साथियों 22 भागों के अंदर। और इन्हीं के साथ साथ 8 अनुसूचियां बनाई गई थी जब हमारा संविधान तैयार होकर लागू किया गया था। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में साथियों 470 तो अनुच्छेद बन गए और इन 470 अनुच्छेदों को किसके अंतर्गत रखा गया है, 25 भागों के अंदर। और इन्हीं के साथ साथ अब अनुसूचियाँ कितनी है मेरे साथियों, 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें, यहाँ पर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद इतने कैसे आ गए, तो यहाँ पर देखा होगा आपने किसी अनुच्छेद में, सपोज जैसे अनुच्छेद 19 है तो अनुच्छेद 19 में क्या है, ए बी सी डी करके ऐसे उनके भाग जोड़े गए, उनकी और धाराएं जोड़ी गई है। अगर हम उन सभी को गिनते हैं तो उन सभी की संख्या साथियों कितनी आ जाती है, उन सभी की संख्या आ जाती है 470 आ जाती है। इस प्रकार से जैसे ए बी सी डी करके गिनते हैं तो इनकी संख्या 470 आ जाती है। ऐसे ही भाग भी है, कोई भाग एक है, जैसे 50 का उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, अगर 50 का भाग ए है तो 50 का भाग बी है। अगर इस तरीके से हम भागों की गणना करें तो इनके भाग भी कितने आ जाते हैं, चैप्टर कितने आ जाते हैं, 25 चैप्टर आ जाते हैं। अब हम आज का जो टॉपिक देखेंगे, आज का टॉपिक देखेंगे साथियों भाग 1। और भाग 1 पे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका उल्लेख दिया गया है। अब हमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद को पढ़ना है कि इनमें क्या क्या ऐसी बातें बोली गई है, क्या क्या उल्लेख दिया गया है। अगर हम अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में है साथियों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर नॉर्मल है, ये चीज़ें तो सब बुक में भी दी गई है। लेकिन अगर हम संघ की बात करें तो संघ साथियों, संघ का अर्थ एक तो यूनियन होता है और एक होता है मेरे साथियों फेडरल। ठीक है, फेडरल और यूनियन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें हम अभी आगे समझते हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 में ऐसे सभी राज्य आएंगे जो पहली अनुसूची में साथियों सम्मिलित होंगे। अब यहाँ पर ये चीज़ें क्यों जोड़ी होगी, अनुसूची को यहाँ पर क्यों शामिल किया होगा, तो आप ध्यान रखना। अगर अनुच्छेद 1 की बात करें तो अनुच्छेद 1 में ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है कि कौन सा राज्य किस अनुसूची 1 में है या नहीं है। ठीक है, राज्य के नाम की लिस्ट नहीं है। लेकिन अगर हम अनुसूची 1 की बात करें तो अनुसूची 1 में साथियों पूरे राज्यों के नाम दिए गए हैं, पूरी लिस्ट बनाई गई है कि ये राज्य किसके अंतर्गत आएंगे, अनुसूची 1 के अंतर्गत। यानी जितने भी राज्य हैं भारत में, जितने भी यूटीज है, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हें सभी की बात की जा रही है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में साथियों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ये सभी के सभी अनुसूची 1 में भी आएंगे और आर्टिकल्स 1 में भी आएंगे। अगर हम राज्यों की बात करें तो राज्य साथियों भारत में कितने प्रकार के हैं, वर्तमान में 3 प्रकार के राज्य हैं। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो कितने प्रकार के राज्य हैं, तो आपका जवाब सामने तो क्या रहेगा, 3 प्रकार के राज्य हैं, जिनमें से पहला है स्टेट, जैसे सामान्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, ये सभी क्या है, जिनकी संख्या कितनी 28, ये सभी राज्य हैं जिनकी शासन व्यवस्था अलग से बना दी गई है। जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया, ये सभी अलग कैटेगरी के राज्य हैं। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के राज्य हैं वो कैसे आते हैं, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। जिनमें साथियों क्या होता है कि केंद्र सरकार का सीधा शासन इनके ऊपर रहता है और इनकी संख्या मेरे साथियों कितनी है, 8 हैं, जिन्हें हम यूटीज बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी के राज्य हैं, इन राज्यों में साथियों वर्तमान में कोई भी संख्या नहीं है। हाँ, भविष्य के लिए, वर्तमान के लिए एक विकल्प छोड़ा गया है। जब संविधान बन रहा था तो उस समय उन लोगों ने एक विकल्प छोड़ा, अगर आप विदेशी राज्यों को इसमें सम्मिलित करते हैं तो आप किसके अंतर्गत रखेंगे, उन्हें इस कैटेगरी में रखेंगे, कैटेगरी नंबर 3, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, अर्जित क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें अभी वर्तमान में तो ऐसे कोई भी राज्य नहीं है, लेकिन भविष्य में अगर किसी राज्य को सम्मिलित करेंगे, विदेशी राज्य को, तो हम इस कैटेगरी में इसको रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि राज्य कितने प्रकार के हैं,
3 प्रकार की। कौन कौन सी, ये हमने अभी समझ लिया। उसके बाद आप एक बात ये ध्यान रखेंगे नोट करके कि जो साथियों अमेरिका है वो राज्यों का संघ तो है, लेकिन संघ किस प्रकार का है, वो है मेरे साथियों फेडरल। यूनियन नहीं होगा। यूनियन कैसा है साथियों, हमारा जो भारत देश है वो यूनियन है और जो अमेरिका है वो मेरे साथियों फेडरल है। अब हमें ये चीज़ें समझनी है कि यूनियन, फेडरल और कॉन्फेडरल, इन सब चीज़ों में अंतर क्या होता है। अगर हम कॉन्फेडरल की बात करें, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, परिसंघ बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है ये चीज़ें समझते हैं। अगर परिसंघ की बात करें कि सपोज ये कोई एक राष्ट्र है, एक देश है, तो इस देश में माना 10 राज्य हैं, ठीक है, 10 राज्य हैं और ये अलग एक राज्य है। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे साथियों, परिसंघ में ये होता है कि इसकी जो शासन व्यवस्था है उसकी अपने पास होगी उस राज्य के पास, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दूसरा कॉमन पॉइंट ये होता है कि ये 10 राज्य हैं, इन 10 राज्यों के बीच कोई भी केंद्र सरकार नहीं होगी। सब राज्यों की पावर अपने अपने पास होगी, अपने अपने नियम कानून होंगे, अपने अपने फ्लैग्स होंगे, अपना अपना संविधान होगा। हाँ, इनमें एक बात जरूर है कि जब ये 10 राज्य मिलेंगे साथ में, तो ये उस पूरे क्षेत्र का या पूरे जो उनका राष्ट्र का निर्माण होगा उन 10 राज्यों से, उसका वो एक कॉमन नाम दे सकते हैं और उसी को क्या बोला जा सकता है, देश बोला जा सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर इनमें से किसी राज्य को अलग होना है ना, स्वतंत्र होना है कि भाई हमें तो आपके साथ रहना नहीं, हमें स्वतंत्र रूप से रहना है, तो वो आसानी से रह सकता है, कोई आफत नहीं है। अगर जब उसका मन करे, तो जब तक भी मन करे तो उनके साथ भी रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। अगर फेडरल की बात करें तो फेडरल जैसा अमेरिका का देश है, तो अमेरिका में 48-50 राज्य जितने भी है, 48-50 राज्य है, तो यहाँ पर क्या रहता है कि यहाँ पर केंद्र सरकार भी है साथियों, केंद्र सरकार भी है, लेकिन जो भी सभी राज्य उन सभी का अपना फ्लैग है, ठीक है। संविधान तो उन सभी का एक है, लेकिन फ्लैग इनके अलग अलग हैं और सभी राज्यों के पास अपनी शासन व्यवस्था दी गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये राज्य भी अलग हो सकते हैं। अलग तब हो सकते हैं अगर ये राज्य, सपोज ये राज्य यहाँ से जाता है और कोर्ट में चुनौती पेश करता है कि भाई हमें अमेरिका के साथ नहीं रह सकता, तो यहाँ पर कोर्ट देखेगा कि आपके पास ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको अलग होना पड़ रहा है, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई। अगर कोई ठोस वजह हैं कि कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है कि हम अब साथ रह पाएँ, ठीक है, साथ रहने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है, उन्हें मजबूरी बन गई अलग होने की, तब वो अलग हो सकते हैं। अगर कुछ ठोस वजह नहीं, खास ऐसी वजह नहीं है, तब कोर्ट क्या बोलेगा कि आप आसानी से ऐसे अलग नहीं हो सकते। हाँ, एक विकल्प जरूर है कि फेडरल में भी राज्य अलग हो सकता है। और फिर तीसरा शब्द साथियों यूनियन, जिसे भी संघ बोला जाता है। तो संघ में या यूनियन की बात करें तो यूनियन में क्या होता है कि जैसे हमारे भारत देश है, तो भारत देश में साथियों जो जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर एड़ी चोटी किसकी अपनी, और पूरी कोशिश कर लिया जम्मू कश्मीर भी कि हमें अलग रहना है, हमें एक स्वतंत्र देश बनाना है, लेकिन ना ऐसा हो पाएगा ना कभी होगा। और जो हमारे भारत देश में एक बार सम्मिलित हो गया, वो चाह कर भी कभी अलग नहीं हो सकता। यहाँ पर यूनियन की विशेषता साथियों ये है। तो हमने तीनों शब्दों को समझा। यहाँ पर राज्य जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, और यहाँ पर जब कोई कंडीशन न बचे तब अलग होना है, और यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर तो अलग होने का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर तो अलग होने का कोई चांस ही नहीं है। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 2 में साथियों क्या है कि राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, या जिसको हम सूचना भी बोल सकते हैं, सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या रहता है कि संसद के पास संविधान एक पावर और देता है। संविधान किसको पावर देता है, संसद को, कि आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी विदेशी राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकते हैं। हाँ, आप क्या करेंगे कि राष्ट्रपति को एक सूचना दे देंगे, राष्ट्रपति महोदय को आप बोलेंगे कि राष्ट्रपति महोदय साहब, हम ये काम करने जा रहे हैं, आपको आपत्ति है, इसमें आपको आपत्ति है या सहमति, उस समय कोई मतलब नहीं। तो राष्ट्रपति महोदय अगर आपत्ति जताएं तो भी ये वो काम नहीं रोक सकते, सहमति जताएं तब तो खैर क्यों रोकेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर 16 मई 1975 को जब सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। तो सिक्किम भी हमारा क्षेत्र नहीं था, सिक्किम में एक स्वतंत्र राष्ट्र था साथियों, और उनको जब भारत में जोड़ा गया तो उस समय राष्ट्रपति को केवल सूचना दे दी गई कि हम सिक्किम राज्य को अपने भारत में सम्मिलित करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ देखते हैं कि नोट करके आप एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि जब साथियों
35वां संविधान संशोधन हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ कि सिक्किम राज्य को शहर राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित किया गया। और ये जो 35वां संविधान संशोधन है ये हुआ 1974 को, ये भी आप ध्यान रखेंगे इसमें। और शहर राज्य का मतलब क्या होता है कि सिक्किम के पास एक शर्त दी गई कि आपको अगर ठीक लगे भारत के साथ रहना तो आप रहिए, अदरवाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार किया जा रहा है या भेदभाव किया जा रहा है तो आप मत रहो हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास टाइम पीरियड कितना दे दिया जा रहा है, 1 साल का। तो इनको साथियों 1 साल का टाइम दिया गया था कि आप 1 साल में ये चीज़ें कन्फर्म कर लें कि आपको ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा। उसके बाद क्या होता है साथियों कि 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 को। फिर सिक्किम राज्य को ऐसी कोई आपत्ति नहीं जताई सिक्किम ने, सिक्किम खुशी खुशी भारत में सम्मिलित हो गया। सिक्किम को ना तो ऐसा लगा कि हमारे साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है, और आज सिक्किम को कुछ ऐसा लगा, सिक्किम को लगा कि हमें भी ऐसी ही फैसिलिटी दी जा रही है जैसी भारत के अन्य राज्यों को दी जा रही है, और ऐसी ही सेवाएं दी जा रही है, और ऐसी शासन व्यवस्था यहाँ पर की गई है जैसे अन्य राज्यों में की गई है। तब फाइनली सिक्किम साथियों 22वें राज्य के रूप में भारत में सम्मिलित हो गया, जो कि हमारे भारत का नहीं था। तो इस राज्य को किस अनुच्छेद के तहत साथियों शामिल किया गया? अनुच्छेद 2 के तहत। अब हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या है कि यहाँ पर भी जो संसद है, संसद को कौन अधिकार देगा? संविधान देगा। हमारा जो संविधान है वो संसद को बोलेगा कि आप राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सूचना दे देंगे, और उस सूचना के बावजूद आप किसी भी राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा भी परिवर्तन कर सकते हैं, और उसका क्षेत्र भी परिवर्तन कर सकते हैं। ये 3 काम आप कर सकते हैं भारत के अंदर। हाँ, राष्ट्रपति महोदय को आपको क्या करना है, सूचित करना है, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय इस भारत के मुखिया हैं, इस भारत के उच्च पदाधिकारी है। अगर उन्हें ये सब पता नहीं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रही, तो ऐसा तो गलत है। इसलिए राष्ट्रपति महोदय को यहाँ पर आपको बताना होगा, और राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर भी कोई इंटरफेयर नहीं करें, कोई भी टोका टाकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पहले नाम क्या था, उत्तरांचल था, और जब इसका नाम परिवर्तन करके उत्तराखंड रखा गया तो वो भी साथियों अनुच्छेद 3 के तहत रखा गया। अगर सीमा परिवर्तन की बात करें या बंटवारे की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बांटा गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया गया, तो जो ये भी बंटवारा किया जाता है, एक राज्य से 2 राज्य बनाए जाते हैं, वो भी किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं मेरे साथियों? अनुच्छेद 3 के तहत बनाए जाते हैं। तो ये जब भी ये संशोधन होगा, परिवर्तन होगा, तो उस समय राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर भी कोई टोका टाकी नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में साथियों समझने की बात है, समझने की बात ये है कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में है ना, यहाँ पर जब परिवर्तन हो गए, बदलाव हो गए, किसी 2 राज्यों को बांट रहे हैं, किसी का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो संविधान में भी बदलाव करने पड़ेंगे। और जब बदलाव हुआ, जहाँ पर भी थोड़ा बदलाव हुआ, उसे क्या माना जाता है साथियों? संशोधन माना जाता है। संशोधन बदलाव बात एक ही है, संशोधन बोलें या बदलाव बोलें। तो यहाँ पर क्या है अनुच्छेद 4 में कि अगर 2 और 3 में आप कोई भी बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं, उसे साथियों 368 के बाहर रखा गया है। अब यहाँ पर 368 क्या है, ये चीज़ समझते हैं। इससे पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम उसके बाद 368 समझते हैं। अगर हम 2 और 3 अनुच्छेद की बात करें, इसके तहत जो भी संशोधन होगा तो उसमें साथियों क्या क्या चीज़ें जरूरी है। सपोज उत्तराखंड का नाम पहले उत्तरांचल था, अगर उत्तरांचल से उसे उत्तराखंड करना होगा तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जरूरी चाहिए? तो यहाँ पर साथियों पहले तो 50% लोगों की सहमति जरूरी होनी चाहिए। अगर संसद में बात करें तो संसद में 50% लोग ऐसे होने चाहिए जो इसमें सहमति जताते हैं कि हाँ, ये नाम बदलना चाहिए या ये इस राज्य का बंटवारा करना चाहिए। और यहाँ पर भी राष्ट्रपति महोदय क्या रहेंगे? बाधिए रहेंगे, चुप रहेंगे। राष्ट्रपति महोदय देखेंगे, तमाशा देखेंगे, लेकिन बोल कुछ नहीं पाएंगे संविधान के अनुसार, क्योंकि संविधान क्या बोलता है कि राष्ट्रपति महोदय आप यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद साथियों क्या होगा कि तीसरा परिवर्तन इसमें क्या होगा कि जो अनुसूची 1 है ना, अनुसूची 1 और अनुसूची 4 ये भी प्रभावित होगी। अगर आप किसी राज्य का बंटवारा करते हैं तो उस समय भी राष्ट्रपति महोदय चुप रहेंगे। अब जब किसी राज्य का बंटवारा करते हैं तो अनुसूची 1 और 4 कैसे प्रभावित होगी, ये चीज़ें समझते हैं। सपोज ये हमारा पहला उत्तर प्रदेश है और इस उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी शासन व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। यहाँ पर तो पहले ऑलरेडी है विधानसभा, विधान परिषद, लेकिन यहाँ पर भी तो विधानसभा बनानी पड़ेगी। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें
अनुसूची 4 की बात करें तो अनुसूची 4 में क्या है कि राज्यसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं ना, जो सांसद चुने जाते हैं राज्यसभा के लिए, वो किस अनुसूची के तहत चुने जाते हैं? अनुसूची 4 के तहत। अगर यहाँ पर उत्तराखंड बना दिया जाएगा अलग से, तो उत्तराखंड राज्य से भी कोई ना कोई प्रतिनिधि राज्यसभा में भेजा जाएगा, कोई ना कोई सांसद भेजे जाएंगे। तो सपोज सांसद की संख्या 400 थी पहले, जब एक और राज्य बना दिया गया तो हो सकता है उसके बाद ये संख्या 410 हो जाए। तो यहाँ पर अनुसूची 4 में भी प्रभाव पड़ा। और अनुसूची 1 कैसे प्रभावित होगी? अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, अगर आपने कल वाली क्लास पढ़ी होगी तो उसमें हमने पूरा पढ़ा है कि अनुसूची 1 में क्या उल्लेख किया गया है कि जितने राज्य हैं भारत में, सपोज 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का पूरा उल्लेख इसमें है, पूरे के पूरे उनके नाम इसमें है, बाकायदा एक लिस्ट है। अगर आप संविधान की बुक में देखते हैं, अगर किसी राज्य का बंटवारा कर देंगे तो ये तो हो जाएंगे, तो यहाँ का तो डेटा 28 का 29 हो जाएगा, और 28 का 27 हो सकता है, 28 का 30 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब सीधा ये है, अगर आप 2 और 3 में परिवर्तन करते हैं तो ये अनुसूचियाँ भी प्रभावित होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति महोदय क्या रहेंगे? वाद्य रहेंगे, चुप्पी साधेंगे। यहाँ पर भी राष्ट्रपति महोदय कुछ नहीं बोलेंगे। अब हमें ये समझना है थोड़ा कि अनुच्छेद 368 में ऐसी क्या चीज़ें जो 2 और 3 के अंतर्गत इन्हें नहीं रखा गया। ये पढ़ेंगे तो साथियों विस्तार से हम तब, जब 368 अनुच्छेद का नंबर आएगा। अभी आपको पता है भाग 1 पढ़ रहे हैं, फिर भाग 2, भाग 3 इस तरीके से पढ़ते हुए जाएंगे। जब हम 368 पढ़ेंगे उसमें हम पूरा समझेंगे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कैसे कैसे दी गई है। तो यहाँ पर हम फिलहाल इतना ही देख लेते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन साथियों 3 प्रकार से किए जाते हैं। और 3 प्रकार से कैसे कैसे? एक संशोधन होता है साथियों साधारण बहुमत से, और दूसरे प्रकार का संशोधन होता है विशेष बहुमत से, और तीसरे प्रकार का संशोधन होता है साथियों विशेष बहुमत तथा राज्यों के समर्थन से। इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें जरूरी रहती है? अगर हम साधारण बहुमत से कोई संशोधन करें तो क्या क्या चीज़ें जरूरी रहती है, किन लोगों की सहमति जरूरी रहती है, ये चीज़ें भी हम बाद में समझेंगे। और विशेष बहुमत में भी क्या क्या चीज़ें जरूरी रहती है, किन किन लोगों की सहमति जरूरी रहती है, कितने लोगों की सहमति होनी चाहिए, ये चीज़ें भी हम बाद में समझेंगे। और इस प्रकार का मुद्दा रहता है, जब ये चीज़ें होती है तो इस प्रकार की सिचुएशन कब आती है, ये चीज़ें हम बाद में समझेंगे। इसका उदाहरण साथियों जैसे जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। जीएसटी में क्या रहता है कि केंद्र सरकार ने बनाया, किसी ने भी अगर केंद्र सरकार ने बनाया तो केंद्र सरकार क्या बोलेगी कि हम भारत में जीएसटी लागू करेंगे। तो जीएसटी तो केंद्र सरकार राज्यों में ही लागू करेगी ना, ऐसा तो है नहीं कि केंद्र सरकार केंद्र में ही लागू करेगी, तो सभी राज्यों में लागू करनी पड़ेगी। तो पहले जब संसद से ये कानून पारित होगा तो संसद में जितने भी यहाँ पर मानक रखा होगा उतने लोगों की सहमति होनी चाहिए, तब जीएसटी वाला बिल पारित होगा। फिर उसके बाद राज्यों से भी पूछना पड़ेगा कि भाई फलाना राज्य आपको ये चीज़ें सहमत है, हम जीएसटी लागू कर रहे हैं आपके राज्य में। अगर फलाना राज्य, अगर सपोज 10 राज्य में से 6 राज्य मना कर देते हैं तब ये जीएसटी पारित ही नहीं होगी। तो यहाँ पर नियम ये होता है इसके तहत कि 50% राज्यों के मत भी इनके साथ होने चाहिए, तब ये होती है। तो ये जो तीसरे प्रकार की प्रक्रिया है ना साथियों, ये सबसे जटिल मानी जाती है, सबसे जटिल प्रक्रिया है। और पहली जो प्रक्रिया है सबसे आसान है, इसलिए हमने पहली क्लास में ये समझा था कि जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी।